अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान, मेरे बड़े अच्छे दोस्त मेरे ऑफिस शेयर करते हैं मेरे साथ। आप भी जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते। डॉक्टर कासिम मेरे साथ हैं। एक इनफॉर्मल सा हम इंटरव्यू इनका करने जा रहे हैं, वो डिटेल अभी बताएंगे। मैं ब्रीफली सिर्फ बता दूं कि इनका चाइना में इनकी एक जॉब हुई है और इनके पास एक अपॉर्चुनिटी कनाडा की भी है, तो उस पर अभी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इनसे कुछ वो बातें पूछना चाह रहा हूँ जो मैंने पिछले इंटरव्यू में नहीं पूछी थी। ये नहीं, मैंने ये नहीं पूछा था कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, स्कूलिंग कहाँ से है, और इसके अलावा इन्होंने जो है एफएससी तक शायद हमने बात कर ली थी। जो प्रीवियस इंटरव्यू है उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिन्होंने वो नहीं देखा वो भी देख सकते हैं, ताकि इनका एक पूरा जो रिच प्रोफाइल है, रिसर्च प्रोफाइल, एकेडमिक प्रोफाइल, वो हम उस पर बात कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा डॉक्टर कासिम के हवाले से अपना पर्सनल कुछ बात करना चाहता हूँ इससे पहले कि हम इंटरव्यू शुरू करें, और फिर वो जो मैंने आपको बताया है कि इनके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पे हम बात करें। डॉक्टर कासिम बड़े एक्टिव हैं, ना सिर्फ मेरे चैनल पे तो एक्टिव है ही, और इसके साथ जो डिपार्टमेंट है एसएनएस स्कूल है, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में है, यहाँ भी बहुत एक्टिवली ये काम करते हैं क्योंकि यंग हैं। इसके अलावा नस में भी इनका एज अ यूनिवर्सिटी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आपने मेरा चैनल फॉलो किया है तो इन्होंने कुछ वीडियो मेरे साथ इंटरव्यू किए थे जिसमें कि इन्होंने टर्की का स्कॉलरशिप बताया था और उसका लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ था। उसके व्यूज़ 1000 से ज़्यादा हैं और लोगों ने मुझसे कांटेक्ट भी किया था टर्की स्कॉलरशिप के हवाले से। तो ये बड़े इस हवाले से काफ़ी इन्होंने हेल्प की थी। जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे थे कमेंट में वो मैं इन्हीं से पूछ रहा था, ये मुझे फिर बता रहे थे, और इनके जो कॉन्टेक्ट हैं टर्की में वहाँ से ये पूछ के मुझे उसके आंसर किया विजिलेंटली आंसर करते थे। ओके, तो अभी जो है मैंने थोड़ा सा, आई एम सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बात कर ली। तो अभी मैं डॉक्टर कासिम से इनका स्कूलिंग का मैं वहाँ से आगाज़ करता हूँ। तो डॉक्टर कासिम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पे दोबारा आने के लिए। आप व्लॉग में भी नज़र आते हैं और इंटरव्यू भी आपने दिए, जैसे मैंने बताया स्कॉलरशिप में भी आप नज़र आते हैं। मैंने इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, ये बिज़ी भी थे कुछ, वो जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना में इनका स्कॉलरशिप हो गया था, चाइना में इनकी जॉब हो गई थी, आई एम सॉरी, तो उस हवाले से ये बिज़ी थे वीज़ा के हवाले से। तो अभी इन्होंने मुझे टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर कासिम, बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पे आने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये एक दोबारा से अपॉर्चुनिटी दी ताकि हम व्यूअर्स से एक तो उनको स्कॉलरशिप के बारे में या ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है इसके बारे में बता सकें और उनसे दोबारा मुलाकात की जा सके। अच्छा, तो डॉक्टर कासिम क्योंकि जाने वाले हैं, अब ये शायद इनका मेरे चैनल पे लास्ट इंटरव्यू होगा। अब ये क्योंकि अभी हम डिटेल उसकी जानते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। तो डॉक्टर कासिम, पहले तो एक हमारा जो क्वेश्चन वो रह गया था कि वो इंटरेस्टिंग होगा उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कैसे आगे पहुँचे पीएचडी की। तो सबसे पहले तो ये मैं पूछना चाहूँगा, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक़ चकवाल से है। अच्छा, जी, चकवाल से आपका ताल्लुक़ है। और एक और वीडियो जो वलीमे की इनकी वीडियो है वो चकवाल में ही बनाई थी, वो भी आपने अगर नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चकवाल में ही आपकी स्कूलिंग हुई आप? चकवाल में हमारे अपना गांव है धराबी। तो मेरी 8th क्लास तक, हालांकि वो वो हाई स्कूल है, लेकिन हमने 8th तक मैंने वहाँ पे स्कूलिंग की। फिर उसके बाद हमारे साथ ही स्कूल है बलकसर, बड़ा मशहूर है। अच्छा, तो वहाँ पे मैं फिर मैट्रिक करने के लिए निकल गया, तो मैं वहाँ पे गया, मैट्रिक मैंने वहाँ से की। तो ये तकरीबन 2004 से 2006 की बात है। प्राइमरी भी वहीं से किया आपने? नहीं, प्राइमरी, बेसिक प्राइमरी और मिडिल तक ये मैंने अपने गांव से की। अच्छा, और फिर मैट्रिक करने यानी 9th और 10th ग्रेड के लिए बलकसर चला। अच्छा, ये सरकारी स्कूल था? प्राइमरी और गवर्नमेंट हाई स्कूल जो थे, गवर्नमेंट हाई स्कूल। देखें,
ज़्यादातर जो हमारे पीएचडी जो फैकल्टी है ज़्यादातर सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं। आजकल तो बड़े बीकन हाउस और बड़े महंगे स्कूल मार्केट में हैं। तो ये फिर डॉक्टर कासिम आप बताइएगा कि मैट्रिक में आपने मैट्रिक साइंस में किया था? हाँ जी, साइंस में किया था, ठीक है। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में और वो भी आपने बताया बायोलॉजी भी ज़ाहिर है होती है, कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन नहीं था। हाँ हाँ, बायोलॉजी अभी कंप्यूटर का है, अभी कंप्यूटर आ जाता है, बायोलॉजी कुछ बायो की जगह पे कंप्यूटर को ले लेते हैं, फिर मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, तो फिर आपने एफएससी जब की तो एफएससी कहाँ से की थी आपने? मैट्रिक में उस टाइम पे 2006 में मेरे मैट्रिक में 85% से अबव मार्क्स थे। तो वो एक उस टाइम पे बड़े अच्छे मार्क्स तस्वर किए जा सकते हैं। अब तो खैर कोई क्या कहते हैं 98% वाला भी रिवाज आ रहा है। तो उस टाइम पे दैट वाज इक्विवेलेंट टू अराउंड 95, मोर देन 95% के इक्विवेलेंट समझा जाता था। तो बड़े हाई मार्क्स थे। फिर उसके बाद फिर ये हमारे एक सीनियर्स थे, उनका मैं नाम ज़रूर लूँगा, शाहनवाज भाई। तो वो उस टाइम पे हमारे सीनियर थे, उन्होंने एफएससी मैट्रिक वहीं से किया। तो वो उनका ये नए नए स्कूल उस वक्त आ रहे थे पाक तुर्क के नाम से, पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल्स। तो वो उनका उधर एडमिशन हुआ। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप इधर अप्लाई करें, हमारे साथ कुछ और भी दोस्त थे। तो हमने उधर अप्लाई किया। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया और टेस्ट वगैरह भी थे। फिर उसकी बेस पे वहाँ पे एडमिशन हो गया फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे। फुली फंडेड स्कॉलरशिप एफएससी की, और ये इस्लामाबाद में उस टाइम पे इनका कैंपस एफएम में था। अब इनका मेन कैंपस बन गया है ये चकशज़ाद में। तो ये सफ़र कैसा रहा? कोई चकवाल से आप इस्लामाबाद में आए, तो इस्लामाबाद में क्या आपके कोई रिलेटिव थे जहाँ आप ठहरे थे या नहीं? वो इनके अपने हॉस्टल्स होते थे। अच्छा। इनकी डॉर्म्स होती थी। तो वो जो स्कॉलरशिप थी उसमें वो स्कूल की फ़ी और हॉस्टल के चार्जेस सारे इंक्लूडेड थे। तो ये जो मैट्रिक की बुनियाद पे आपका ये मैट्रिक में क्या अच्छे मार्क्स थे आपके? 85% थे। अच्छा, उसका कोई क्राइटेरिया भी होता है? उसके बाद आप का वो टेस्ट था, इंटरव्यू भी था, और उसके बाद फिर उन्होंने वो स्कॉलरशिप ऑफर की। कुछ को 75% मिली, मुझको 100% मिली, कुछ हमारे दोस्त जिनको 50% मिली। वो डिपेंड करता है आपकी वो इंटरव्यू के टेस्ट के ऊपर और आपके जो रिटन टेस्ट है उसके ऊपर। अच्छा, अभी ये है पाक अभी भी है? अभी भी है। अभी वो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई है, अभी नाम भी थोड़ा चेंज हो गया, पाक मारफ इंटरनेशनल स्कूल्स के नाम से। इसी तो लेकिन स्कॉलरशिप जो है वो अभी ज़ाहिर है जब ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप देते हैं अभी भी 50 to 75%। लेकिन अगेन द थिंग इज़ कि वो क्राइटेरिया टफ कर दिया है, और फिर वो स्कॉलरशिप जो है वो उसकी अमाउंट भी ज़ाहिर कम कर दी है। अच्छा, तो जो मैट्रिक अभी देखने वाले हैं स्टूडेंट वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप हैं। उनका अपना टेस्ट होता है। इवन उनका उस टाइम पे जो पाक तुर्क की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो एफएससी के अलावा मैट्रिक 8th ग्रेड 5th 6th 7th हर ग्रेड के लिए वो टेस्ट रखते थे, और उनमें जो अच्छा परफॉर्म करता था जो होता था उनको स्कॉलरशिप के 50%, 25%, 100% स्कॉलरशिप के ऑफर करते थे। अच्छा, तो वहीं से आपकी ग्रूमिंग शुरू हुई एफएससी के बाद? एफएससी में आप जब हॉस्टल में रहना शुरू किया और आपकी फिर वहीं से कम उम्र में ही ग्रूमिंग शुरू हो गई, दैट इज़ गुड। तो यहाँ पर मैं इंटरव्यू जो इनका एकेडमिक है एफएससी तक ख़त्म करूँगा, वो इसलिए क्योंकि मैंने एफएससी के बाद जो है वो बात पिछले इंटरव्यू में मैंने कर ली थी, लेकिन ये मैंने समझा इम्पॉर्टेंट है कि ये आपसे डिस्कस किया जाए कि जो स्कूलिंग है इनकी वो कैसे थी और फिर एफएससी तक कैसे पहुँचे, और एफएससी के बाद इनका पूरा जो बीएस है, बीएस से लेकर पीएचडी वो सारा टर्की में है। तो वो ये बताना यहाँ पर ज़रूरी था। मैं अभी ये भी बता दूँ, उसका डिस्कशन खैर अभी नहीं होगा, कि इनके एक पीएचडी स्टूडेंट हैं जो इतनी यंग एज में इनका एक पीएचडी स्टूडेंट कल यानी कि 15 जून को वो पास आउट ग्रेजुएट हो गए। उनके लिए भी हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि स्टूडेंट को भी बहुत मुबारक। हाँ, स्टूडेंट को भी मुबारक हो। मतलब अभी 15 जून 2023 की बात है, ये 2 साल बाद वीडियो आएगी तो उस वक्त कुछ और हालात होंगे। तो अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो छोटी सी उम्र में इन्होंने एक पीएचडी भी प्रोड्यूस कर ली।
तो डॉक्टर कासिम, जैसे हमने शुरू में बात की कि आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक चाइना को हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि जो चाइना की आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? ये बेसिकली पोस्ट डॉक्टरेट की जॉब है, और ये इनका एक फोरम होता है जिसमें आप हर यूनिवर्सिटी अपना फोरम अनाउंस करती है हर साल के स्टार्ट में, जैसे सितंबर अक्टूबर में। तो आप उन फोरम के अंदर अप्लाई वगैरह करते हैं। तो ये इंटरनेशनल यंग ओवरसीज़ टैलेंट के नाम से प्रोग्राम है। अच्छा, ये बाकायदा एक प्रोग्राम है जिसका नॉलेज आमतौर पे हमें नहीं होता है। तो ये जो प्रोग्राम है इसकी कोई एज लिमिट भी है? जी जी बिल्कुल। अगर आप पोस्ट डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू मस्ट बी बिलो 35। अच्छा। और आपका अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो ये भी कहते हैं कि आपकी पीएचडी को 3 साल से ज़्यादा अरसा ना हो गया हो, लेकिन मेरे केस में ज़ाहिर है 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन वो एज लिमिट की वजह से और रिसर्च प्रोफाइल की वजह से मुझे इशू फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन वो इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं है। स्ट्रिक्ट कंडीशन जो है वो आपकी एज है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 35। अच्छा, इसमें क्या, अभी तो आपने पोस्ट डॉक का बताया कि क्या जो फैकल्टी पोजीशन वो भी इसी में फॉल कहीं करती हैं या सिर्फ पोस्ट डॉक है? नहीं, ये पोस्ट डॉक बेसिकली एक जॉब ही है, क्योंकि वहाँ पे वो डिफरेंट किस्म की आपको रिसर्च के साथ साथ वो टीचिंग कोर्स वगैरह भी दे देते हैं कि आप ये पढ़ाएं, डिपेंड करता है। तो इसके क्योंकि वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन नहीं है, मतलब बेसिकली वो आप पोस्ट डॉक किया उसके बाद आप एसोसिएट होते हैं, एसोसिएट के डिफरेंट लेवल्स हैं, फिर आप प्रोफेसर बनते हैं। तो ये फैकल्टी ही पोजीशन है, आप इसको यही समझें। ठीक है। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्या स्टेप्स हैं, कैसे आप अप्लाई करते हैं? ये हर यूनिवर्सिटी, जो जैसे मैंने पहले बताया कि हर यूनिवर्सिटी अपना एक इंटरनेट उनका फोरम होता है जिसमें वो पूरी वर्ड अपने अनाउंसमेंट करते हैं कि वो जिसमें आप अपना ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। डिफरेंट किस्म की वो फैकल्टी पोजीशन अनाउंस करते हैं, जिस तरह हम नेस में भी अपनी वो अनाउंस करते हैं। तो वहाँ पे वो डिफरेंट उस फोरम के अंदर हर यूनिवर्सिटी अपना एक फोरम होती है, उनकी एक स्पेसिफिक डेट्स होती हैं कि आप इस डेट में आप अपनी सीवी अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करके हमें भेजें। फिर उसके बाद वो उसकी स्क्रूटनिंग करने के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको फिर इंटरव्यूज़ के लिए बुलाते हैं। और ये जनरली स्टार्ट होता है सितंबर के एंड से लेके जनवरी फरवरी तक, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट टाइम्स हैं। तो वो हर यूनिवर्सिटी अपनी उस टाइम की पीरियड के अंदर अपना फॉर्म करती है, जिसमें वो हर डिपार्टमेंट के अंदर आप अप्लाई करते हैं, वो लिस्ट दे देते हैं कि हमें इस डिपार्टमेंट में पोस्ट डॉक्टरेट की ज़रूरत है या फैकल्टी पोजीशन की ज़रूरत है। तो वो आप उस ऑनलाइन फॉर्म के अंदर फॉर्म के अंदर आप अपनी एक तो उनका वेब फॉर्म होता है जिसको आप फिल करते हैं, और उसमें आप अपनी सीवी और अपना कवर लेटर और जो दूसरी चीज़ें हैं वो आप भेजते हैं। फिर उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद बाकी अगला प्रोसेस शुरू होता है। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है हर यूनिवर्सिटी पे होती है या कोई सेंट्रल वेबसाइट है जहाँ पर ये इसकी ये मोस्टली जो वी चैट यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि वो डिफरेंट किस्म के ग्रुप बने हुए हैं पोस्ट डॉक्टरल के नाम से, या उसमें ये एडवर्टाइजमेंट आती रहती है। लेकिन मसला ये होता है कि ये सारा कुछ चाइनीज़ में होता है। अच्छा, आपको फिर वो ट्रांसलेट करके करना पड़ता है, या और यूनिवर्सिटी की अपनी साइट्स पे भी अवेलेबल होता है कि वो हर यूनिवर्सिटी नॉर्मली ये फॉर्म कराती है। जो मतलब अभी वो ऑन गोइंग रिसर्च में यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अपना फॉर्म कराती हैं। तो वो उस फॉर्म के तहत आप वो उनके एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिंक होता है वी चैट का, और वेब फॉर्म होता है जिसको आप फिल करते हैं। वो भी चाइनीज़ में होता है, लेकिन आप वो ज़ाहिर है गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करके उसकी जो जो भी रिक्वायरमेंट है वो फिल करते हैं, और अपनी सीवी और अपनी जो भी पब्लिकेशंस हैं वो सेंड करते हैं। फिर वो आगे शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस करते हैं। और इसका कैसे आपको सिलेक्ट किया गया? कोई इंटरव्यू था, आपने एप्लीकेशन? जी, मैंने एक्चुअली कोई इस तरह के कोई 7-8 फॉर्म में अप्लाई किया था, कोई उनमें से 4-5 में शॉर्ट लिस्टेड हुआ। तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है वो एक टाइम लिमिट था कि वो उसके अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने थे और अपना इंटरव्यू भी देना था। तो कुछ मसरूफियात की वजह से 3-4 ही फॉर्म हो पाए, बाकियों को नहीं किया। तो उनमें से ये एक फॉर्म था जिसमें है। इसमें वो आपकी पहले शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपसे कहते हैं कि आपने फॉर्म इस डेट को है। एक तो आपने जनरल अपना रिसर्च के बारे में बताना है, 15 to 20 मिनट्स आपने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। फिर आपने उसके बाद आप रिसर्च के बाद आपने टीचिंग सेमिनार भी देना है।
इस तरह किसी भी जॉब के लिए होता है, एक रिसर्च सेमिनार होता है और एक टीचिंग सेमिनार होता है, और वो भी 15 to 20 मिनट्स का होता है। फिर वो वहाँ पे जो भी फैकल्टी बैठी होती है वो आपसे क्वेश्चन आंसरिंग करती है, और फिर उसके बाद फिर वो उसकी जो भी मार्क्स आते हैं वो उसकी बेस के ऊपर अगला आपका फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता है कि आपको सिलेक्ट किया गया या नहीं किया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब आपने अप्लाई किया था तो आप अकेले पार्टिसिपेंट थे, कैंडिडेट थे वहाँ पर, या और भी लोग थे? कुछ आपको इसका नॉलेज है? जी, कुछ हमारे एक बांग्लादेश से 2-3 थे, अच्छा। इंडिया से 1-2 दोस्त थे। वो एक दोस्त मेरे इंडिया की जो थी उसकी सिलेक्शन भी हुई है मेरे साथ ही। अच्छा अच्छा। फिर ये हांगकांग के थे, ये वो क्या कहते हैं, ताइवान, और ये जो चाइना का ही साथ है, ये तिब्बत, वियतनाम वियतनाम वगैरह, ये इस तरह की जो भी कंट्रीज थे उनमें से भी थे। मतलब ये इंटरनेशनल फोरम है, हर जो जिसको भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी तो उसने अप्लाई किया था। तो वो फिर उन्होंने एरिया वाइज देखा और फिर उसके अकॉर्डिंग और प्रोफाइल देखने के बाद ही फिर सिलेक्शन। अच्छा, तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है? पोस्ट डॉक का जो ड्यूरेशन है, 2 साल की पोस्ट डॉक है या 3 साल की है या 4 ये साल? बेसिकली तो 2 साल की है, लेकिन एक्सटेंडेबल है अप टू 3 ईयर्स। अच्छा, और ये क्या दोबारा से रिन्यूएबल रिन्यू नहीं, कर सकते हैं आप? रिन्यू नहीं कर सकते। इसमें यह है कि 3 साल बाद अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक है, मतलब, और आप विलिंग भी हैं मेन है काम करने के लिए, तो फिर वो आपको एज एसोसिएट प्रमोट कर देते हैं वहाँ पे। अच्छा, वहाँ डायरेक्ट जो प्रमोशन एसोसिएट प्रोफेसर से शुरू होती है? हाँ जी, क्योंकि उनके फोरम में इस तरह का मेंशन है। आई डोंट नो अब क्या आगे जाके होता है, लेकिन है यही। अच्छा, लेकिन वो भी जाहिर है दोबारा अपना एक नए सिरे से दोबारा पैरामीटर, जिस तरह हम भी असिस्टेंट से एसोसिएट, समझे कि करंट असिस्टेंट की पोजीशन है, एसोसिएट के पे जाने के लिए नए सिरे से फिर आपको एवेल्यूएशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो मैं बीच में एक सोच रहा था चीज़, क्योंकि आपने बताया कि वी चैट के ज़रिए से आप फोरम ज्वाइन किया है, तो आपने ज्वाइन तो वहाँ पर किया, फिर ईमेल के ज़रिए जी, रब्ता होता है? बाकी ईमेल के थ्रू वो ईमेल के ज़रिए, ठीक है। और इसका मतलब है कि जो देखने वाले हैं वो वी चैट देखा करें, वी चैट एक सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप जैसे व्हाट्सएप है, या व्हाट्सएप की तरह का हाँ ही जी, होगा, क्योंकि चाइना में तो व्हाट्सएप शायद नहीं नहीं, चल। वी चैट ही है, और उसी में ही आपकी इवन चाइना में आपको किसी को ट्रांसफ़र करनी है अमाउंट या कोई भी करना हो तो ये सारा कुछ यही है। अच्छा, तो देखने वालों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है कि चाइना में व्हाट्सएप वीपीएन के ज़रिए चलता है, वहाँ ये नहीं चलता व्हाट्सएप इस तरह से। और वी चैट के ज़रिए आप अप्लाई करेंगे, वहाँ पर मुख्तलिफ फोरम्स बने हुए, मैंने भी कभी नहीं यूज़ किया वैसे। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आपका सिटी है वो कितना, मेन सिटी से कितना दूर है? ये वो थोड़ा सा। बेसिकली प्रोविंस है जियांगसू, और ये शंघाई के जो प्रोविंस है उसके बिल्कुल साथ ही है। अच्छा, ठीक है। तो ठीक हो गया। तो इसके बाद ये बताइएगा कि अगर आप बताना मुनासिब समझें कि सैलरी इसमें कितनी होती है, क्योंकि देखने वाला अगर इस चीज़ को भी देख रहे होते हैं, किसी दूसरे मुल्क आपने जाना है तो अगर कोई आपको बेनिफिट लगता है तभी आप जाते हैं, अदरवाइज़ तो आप नहीं जाते वहाँ पर। ये एक्चुअली इट टोटली डिपेंड्स, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने पैरामीटर डिफरेंट रखे हुए हैं कि आपकी एज लिमिट कितनी है, आप किस एज लिमिट में फॉल करते हैं, आपको पीएचडी किए हुए कितना अरसा हो गया है, फिर आपका रिसर्च प्रोफाइल कितना है, तो वो एक डिफरेंट एक रेंज है। वो रेंज है तकरीबन कोई 12,000 RMB से 20-25 1000 RMB के बिटवीन है। डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च प्रोफाइल कितनी है, आपको पीएचडी के कितना अरसा हो गया है, और मैं व्यूअर्स जो फ्रेश पीएचडीज़ हैं और जिनकी पीएचडी किए हुए 1 साल या उससे ज़्यादा कम अर्सा हुआ है, तो उनके लिए ज़्यादा चांसेस है कि वो ज़्यादा हाई स्कॉलरशिप पे जाएँ अगर उनका प्रोफाइल अच्छा है तो, क्योंकि एज लिमिट बहुत मैटर करती है, और आपकी पीएचडी के बाद वाले जो ड्यूरेशन है वो भी बहुत मैटर करती है। तो ये जो आप बता रहे हैं अमाउंट, ये पर ईयर के हिसाब नहीं, से? ये पर मंथ के पर मंथ के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। 24,000 नहीं, 16,000? 12,000 से 20-22 के बिटवीन है। अच्छा, अगर पाकिस्तानी रुपीस में आप इसे बता सकें आजकल ताकि देखने वालों को एक RMB आइडिया का हो। रेट आजकल 40 चल रहा है, मीन्स 1 RMB इज इक्वल टू 40। ठीक है, अच्छा, यानी कि एक अच्छी अमाउंट बन सकती है कि जो आप अगर कमाने के लिए जाना चाहते हैं और लर्निंग के लिए भी डेफिनेटली जाना चाहते हैं, तो आप जो है इस अमाउंट को ज़हन में रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स हैं आपको उसके वहाँ? अलावा वो जो यूनिवर्सिटी है या वो प्रोविंस है वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, स्पेशली वो प्रोविंस चूज़ करने के लिए, और यूनिवर्सिटी आपको अकोमोडेशन की फैसिलिटी, मेडिकल की फैसिलिटी देती है,
अकोमोडेशन से मुराद ऑन कैंपस आपको अकोमोडेशन दे देंगे, आपको यूनिवर्सिटी आने जाने का प्रॉब्लम इशू नहीं होगा। और ऑन कैंपस अगर दे रहे हैं या तो वो फुली फंडेड होगी या फिर सब्सिडाइज होगी। अच्छा, तो इसमें मुझे ये बताइएगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, देखने वाले, ज़ाहिर बात है अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी के पास होती हैं, वीज़ा आपका लग चुका है या नहीं लग, मुझे खैर पता है लग चुका है वीज़ा, चलें वीज़ा आपका लग चुका है जी। अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका कब टिकट भी हो चुका है, वो आपने बताया था कि हो चुका है। टिकट बस हो चुका है, यही ईद के अराउंड, ईद से पहले या बाद, वो डिपेंड करता है कि वो ईद टिकट कब क्या कहते हैं सस्ता देख रहा हूँ कि कब मिले, लेकिन मोस्टली ईद से पहले जो है वो टिकट ज़्यादा सस्ते होते हैं, तो उसका पहले कहीं बुकिंग तो करा ली, अभी पेमेंट करके आगे। अच्छा, यानी कि 25-26 जून इसके अराउंड आप जो है वो जा रहे होंगे, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2023 27-28 तक, 27-28 बुकिंग उसकी है अभी पेमेंट। अच्छा 27-28 को आपने अभी कंफर्म की है सीट, ठीक है। 27-28 जून ईद से पहले डॉक्टर कासिम का वीज़ा भी लग चुका है और ये टिकट भी कंफर्म किया है, वो अभी पेमेंट का इनका कुछ सिलसिला है, वो करेंगे तो फिर वो कंफर्म हो जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली ये जा चुके होंगे 28-29 को। तो आखिर में वीज़ा प्रोसेस का थोड़ा सा देखने वालों को बताइए कि आपने वीज़ा कैसे प्रोसेस किया। जी बिल्कुल, क्योंकि ये ज़ाहिर है पोस्ट डॉक्टरेट इज़ अ वर्क वीज़ा है, तो आपको वो एक जेड कैटेगरी में आता है चाइना के, अगर आप देखें तो उसमें आप ज़ाहिर है जब यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो वो आपसे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जैसे कि आपका मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स है, आप अपनी वो क्या कहते हैं स्पेशली डिग्रीज़ भेजते हैं वहाँ पे, तो वो उस यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको वर्क वीज़ा इशू कराती है। उसके लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है, और फिर आपको चाइना पोस्ट डॉक्टरल का ऑनलाइन फॉर्म है वो आप फिल करते हैं। खैर जब आपका वहाँ से डॉक्यूमेंट के बाद जेड वीज़ा लग के वो एक वर्क परमिट आ जाता है, तो आपको वो इन्विटेशन लेटर देते हैं। तो जब वर्क परमिट वहाँ से अप्रूव हो जाता है तो फिर इसका मतलब है कि आपने सिंपल जाके एम्बेसी का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद एम्बेसी की जो जो रिक्वायरमेंट है, जो उधर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपने साथ अटैच करके वो एम्बेसी में जाके दे देने हैं, यानी जेरी ऑफिस में जाके दे देने हैं। तो वो इट हार्डली टेक्स 7 to 8 वर्किंग डेज के आपको वीज़ा मिल जाए। अच्छा, आपके केस में भी ऐसा ही हुआ था कि 8 से 9 दिन में वीज़ा आ गया था? हाँ, 1 हफ्ते में आ गया था। 1 हफ्ते में आ गया, बड़े एफिशिएंटली काम करते हैं। हाँ जी, एफिशिएंटली काम करते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स ज़ाहिर है आपके वो ज़रूरी हैं साथ देना, वो करते हैं। और अक्सर जो मेन चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं जिनकी पीएचडी जो है वो पाकिस्तान से है, तो आपने 2 काम मस्ट करने होंगे। एक तो अपनी जो डिग्री है वो HEC से या टेस्ट कराने के बाद फ़ॉरेन ऑफिस से कराना होता है। फ़ॉरेन ऑफिस में बहुत लंबी लाइन लगी हुई होती है, तो फ़ॉरेन ऑफिस से कराने के बाद फिर आप चाइना एम्बेसी से अटेस्ट कराते हैं, क्योंकि जब भी आप पोस्ट डॉक्टरल में अप्लाई करते हैं फॉर्म में या आपका वर्क परमिट इशू होना होता है, तो ये आपकी डिग्री बेस ज़ाहिर है कि आप प्रूफ देते हैं कि ही हैज़ ऑलरेडी डन हिज PhD और हर PhD। तो अगर आपकी लोकल PhD है तो आपको ये प्रोसेस करना होता है, लेकिन अगर आपकी फॉरेन डिग्री है जैसे कि मेरी थी, तो मुझे पहले इक्विवेलेंस लेनी थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ उनके एजुकेशन का एक फॉर्म है, सिस्टम में जाके लॉगिन करके वो उसमें मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए। फिर उन्होंने वेरीफाई करने के बाद मेरी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया कि इन्होंने वाकई यहाँ से की है, वो जो उनका अपना वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, वो वेरिफिकेशन करने के बाद फिर मुझे वो जो सर्टिफिकेट मिला, जहाँ पे जिस तरह हम फ़ॉरेन में आने के बाद पाकिस्तान में इक्विवेलेंस लेते हैं, आपने दी है, तो वो उनका भी अपना वो वाला प्रोसेस है, वो फिर आपको अपनी इक्विवेलेंस दे देते हैं, तो वो आपकी वहाँ पे चल जाती है। अगर आपका लोकल है तो उसका आपका HEC फॉरेन मिनिस्ट्री और चाइना एम्बेसी, और अगर आपकी फ़ॉरेन है तो फॉरेनर डिग्री है तो फिर वो आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइना की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करके वहाँ से इक्विवेलेंस अपनी लेते हैं। अच्छा, उसमें आप कुछ जिक्र कर रहे थे प्रोटेक्टर वगैरह, वो वीज़ा लगने के बाद ज़ाहिर है, क्योंकि ये आपका वर्क वीज़ा है, तो आपको पाकिस्तान में ओवरसीज़ की जो हमारी मिनिस्ट्री है उसमें जाके अपना प्रोटेक्टर लगवाना होता है। प्रोटेक्टर इज़ बेसिकली अ हेल्थ इंश्योरेंस के इन केस कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को इंश्योरेंस आप अपनी करा रहे हैं। दूसरा कि मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ मिनिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड आ जाता है कि इतने पाकिस्तानी हमारे बाहर जा रहे हैं और कहाँ कहाँ किस किस कंट्री में, तो ये एक मैंडेटरी है, अदरवाइज़ आपको एयरपोर्ट पे वो जाने नहीं देते FIA में। अच्छा, सही है। तो इसका मतलब है कि आप अभी चाइना तो कंफर्म जा रहे हैं इंशाल्लाह। टिकट भी वीज़ा हो गया है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप वीज़ा अप्लाई करते हैं लेकिन वो
समहाउ किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। हमारे कुछ कोलीग्स हैं उनके रिजेक्ट भी हो चुके हैं, तो लेकिन आपका वीज़ा भी लग गया, आपका तो टिकट भी कंफर्म हो गया है, तो ज़ाहिर आप डेफिनेटली 3 साल के लिए जा रहे हैं और हम आपको 2 साल के लिए 2 साल के लिए, I'm sorry 2 साल के लिए जा रहे हैं, तो हम आपको मिस करेंगे यहाँ पर। नहीं, उधर इंटरव्यू करते रहेंगे। सही सही, हाँ ऑनलाइन किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो ये था जो चाइना में डॉक्टर कासिम पोस्ट डॉक के लिए जा रहे हैं। अभी इनके पास एक